वह शक्ति है जो दिखती नहीं पर सबसे गहरे प्रभाव छोड़ती है। जब शब्द थम जाते हैं तब मौन बोलता है। चाणक्य ने सदियों पहले यह जान लिया था कि जो व्यक्ति मौन रह सकता है वह हर परिस्थिति में नियंत्रण रख सकता है। मौन एक रणनीति है, एक युद्ध नीति। चाणक्य जब पहली बार नंद वंश के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। न तो उन्होंने कोई बड़ी बात कही, न ही किसी से टकराव लिया। उन्होंने देखा, सौ बेसेजा आए, समझा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने मौन साधा। इस मौन के पीछे एक भीषण तूफान था। यह तूफान था ज्ञान का, धैर्य का और रणनीति का। नंद वंश के लोग सोचते रहे कि यह ब्राह्मण तो भोला भाला है, मगर चाणक्य की यह चुप्पी एक जाल था। जब तक उनके विरोधी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते तब तक उनकी रणनीति सुरक्षित रहती। यही नीति हमें सिखाती है कि खुद को कमजोर दिखाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहन चतुराई है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं होती, यह आंतरिक तैयारी होती है। जब आप बोलते नहीं तो आप सुनते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और जब आप समझते हैं तो आप जीतने लगते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। मान लीजिए आप किसी कार्यस्थल में हैं। हर कोई अपने विचार रख रहा है, सुझाव दे रहा है, आलोचना कर रहा है, और आप चुप हैं। आपकी यह चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। वे नहीं समझ पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, और यही भ्रम उन्हें असहज करता है। चाणक्य की नीतियों का मूल मंत्र यही था, भ्रम उत्पन्न करना और उसके पीछे वास्तविक योजना को सुरक्षित रखना। जब आपके विरोधी आपके इरादों को नहीं समझ पाते तब वे गलतियां करते हैं, और उन्हीं गलतियों में उनकी हार छिपी होती है। मौन एक ढाल भी है और एक तलवार भी। ये आपको बाहरी शोर शराबे से अलग करता है और अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप मौन होते हैं तब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और एक योजना बनाते हैं जो बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहती है। चाणक्य ने कभी अपनी योजनाओं का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने उन्हें गुप्त रखा, छिपाकर रखा और सही समय पर उपयोग किया। यही सिद्धांत किसी भी युद्ध, राजनीति, व्यापार या जीवन के क्षेत्र में लागू होता है। जो अपनी योजना को गुप्त रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब आप चुप रहते, मौन वह शक्ति है जो दिखती नहीं पर सबसे गहरे प्रभाव छोड़ती है। जब शब्द थम जाते हैं तब मौन बोलता है। चाणक्य ने सदियों पहले यह जान लिया था कि जो व्यक्ति मौन रह सकता है वह हर परिस्थिति में नियंत्रण रख सकता है। मौन एक रणनीति है, एक युद्ध नीति। चाणक्य जब पहली बार नंद वंश के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। न तो उन्होंने कोई बड़ी बात कही, न ही किसी से टकराव लिया। उन्होंने देखा, समझा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने मौन साधा। इस मौन के पीछे एक भीषण तूफान था। यह तूफान था ज्ञान का, धैर्य का और रणनीति का। नंद वंश के लोग सोचते रहे कि यह ब्राह्मण तो भोला भाला है, मगर चाणक्य की यह चुप्पी एक जाल था। जब तक उनके विरोधी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते तब तक उनकी रणनीति सुरक्षित रहती। यही नीति हमें सिखाती है कि खुद को कमजोर दिखाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहन चतुराई है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं होती, यह आंतरिक तैयारी होती है। जब आप बोलते नहीं तो आप सुनते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और जब आप समझते हैं तो आप जीतने लगते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। मान लीजिए आप किसी कार्यस्थल में हैं। हर कोई अपने विचार रख रहा है, सुझाव दे रहा है, आलोचना कर रहा है, और आप चुप हैं। आपकी यह चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। वे नहीं समझ पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, और यही भ्रम उन्हें असहज करता है। चाणक्य की नीतियों का मूल मंत्र यही था, भ्रम उत्पन्न करना और उसके पीछे वास्तविक योजना को सुरक्षित रखना। जब आपके विरोधी आपके इरादों को नहीं समझ पाते तब वे गलतियां करते हैं, और उन्हीं गलतियों में उनकी हार छिपी होती है। मौन एक ढाल भी है और एक तलवार भी। यह आपको बाहरी शोर शराबे से अलग करता है और अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप मौन होते हैं तब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं,
अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और एक योजना बनाते हैं जो बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहती है। चाणक्य ने कभी अपनी योजनाओं का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने उन्हें गुप्त रखा, छिपाकर रखा और सही समय पर उपयोग किया। यही सिद्धांत किसी भी युद्ध, राजनीति, व्यापार या जीवन के क्षेत्र में लागू होता है। जो अपनी योजना को गुप्त रखता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब आप चुप रहते हैं, तो लोग आपको या तो मूर्ख समझते हैं या कमजोर। और यही वह भ्रम है जो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति सामने वाले को धोखे में रख सकता है, वह कभी भी खेल को पलट सकता है। चाणक्य यह भली भांति जानते थे कि शक्ति का प्रदर्शन शक्ति को कमजोर करता है। शक्ति को तब तक छिपाकर रखना चाहिए जब तक उसका प्रयोग आवश्यक न हो जाए, और जब समय आए तब वह एक वज्र की तरह गिरे जिससे कोई बच न सके। मौन का अभ्यास आसान नहीं है। इसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए, धैर्य चाहिए और भीतर की शक्ति पर विश्वास चाहिए। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक साधना है। आधुनिक समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहने में व्यस्त है, तब जो व्यक्ति चुप रहता है, वह सबसे अलग दिखता है। उसकी चुप्पी लोगों को आकर्षित करती है, उसकी गहराई लोगों को चकित करती है, और यही रहस्य उसे विशेष बनाता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप डर गए हैं या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मौन का अर्थ है कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं और सही समय आने पर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। मौन की शक्ति को अगर कोई समझ सकता है, तो वह वही व्यक्ति हो सकता है जो भीतर से मजबूत हो, जिसकी आत्मा शांत हो, जिसका मन स्थिर हो और जिसका लक्ष्य स्पष्ट हो। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी दिलवाने की योजना बनाई, तो उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने ना तो राजाओं से सलाह ली, ना किसी सभा में चर्चा की। उन्होंने अपनी योजना को अपने भीतर रखा, उसे पोषित किया और सही समय पर उसे अंजाम दिया। इस नीति को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल सफल हो सकते हैं, बल्कि दूसरों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। कभी कभी बोलना जरूरी नहीं होता, बल्कि चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चाणक्य की रणनीतियों की गहराई हमें यह सिखाती है कि जब तक कोई हमें समझ न सके, तब तक हमारी योजना सुरक्षित है। जब तक हमारी शक्ति गुप्त है, तब तक हम अजेय हैं। और जब हम वार करें, तो वह ऐसा हो कि सामने वाला संभल न सके। मौन की शक्ति एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझने के लिए अभ्यास चाहिए। यह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विचारों का परिष्कृत रूप है। अब आइए इस नीति को कुछ गहन मनोवैज्ञानिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और विस्तार से समझें। मानव मस्तिष्क का एक स्वाभाविक व्यवहार होता है, अनिश्चितता से घबराना। जब सामने वाले की मंशा स्पष्ट नहीं होती, तो मस्तिष्क अपने आप अंदाजा लगाने लगता है। यही प्रक्रिया भ्रम को जन्म देती है, और भ्रम सबसे अधिक रणनीतिक लाभ देता है। जब आप अपनी मंशा स्पष्ट नहीं करते, तो लोग आपकी योजना से ज्यादा अपनी कल्पना में उलझे रहते हैं। यही स्थिति उन्हें भ्रमित और असहज बनाती है। इसका उदाहरण हम राजनीति में, कूटनीति में, व्यापार में और व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, उसकी योजना जल्दी उजागर हो जाती है, और जो व्यक्ति चुप रहता है, वह रहस्य बना रहता है। और रहस्य हमेशा शक्ति का स्रोत होता है। महाभारत में भी यही नीति अपनाई गई। युधिष्ठिर ने जब पासों के खेल में भाग लिया, तो उन्होंने कई बार चुप रहकर कौरवों को आत्ममुग्ध कर दिया। उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया। यह मूर्खता नहीं थी, यह एक दीर्घकालीन योजना का हिस्सा थी। उस चुप्पी में एक विद्रोह पल रहा था जिसने बाद में महायुद्ध को जन्म दिया। चाणक्य यह भलीभांति जानते थे कि शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो हर समय बोलता है, बल्कि वह जो चुप रहकर सही समय की प्रतीक्षा करता है। और जब वह समय आता है, तो उसकी चुप्पी वज्र बनकर टूटती है। हमारे जीवन में भी अनेक अवसर आते हैं जब हमें अपनी योजनाओं को किसी से साझा करने का मन होता है, परंतु उस पर नियंत्रण ही हमारी परिपक्वता का प्रमाण है। अगर आप अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं, तो आप उन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब सोचिए, जब आप अपनी योजना सबको बता देते हैं, तो आपके विरोधी तैयार हो जाते हैं। वे आपके हर कदम का जवाब खोज लेते हैं। पर जब आप चुप रहते हैं,
तो आपके इरादों को वे भांप नहीं सकते। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी, शत्रु को भ्रम में रखो। यह रणनीति किसी छल का हिस्सा नहीं है। यह आत्मरक्षा की एक विधि है। जब दुनिया आपको कमजोर समझती है, तो आप पर वार नहीं करती। और जब आप पर वार नहीं होता, तब आप अपनी शक्ति को संचित कर सकते हैं। मौन, संयम और गुप्तता, यह तीन स्तंभ हैं चाणक्य की रणनीति के। इन तीनों का पालन करके ही उन्होंने इतिहास रचा। एक सामान्य ब्राह्मण से सम्राट निर्माता बने। अब समय है कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। हर कार्य में जल्दबाजी न करें। हर योजना को सबके सामने न रखें। हर प्रतिक्रिया को शब्दों में न प्रकट करें। अब अगले भाग में हम चाणक्य की शत्रु को मित्र की तरह जानो जाने का आई वाली नीति पर गहन अध्ययन करेंगे। यह नीति हमें सिखाएगी कि कैसे सबसे बड़ा धोखा विश्वास की आड़ में आता है और उससे निपटने की चाणक्य शैली क्या है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने शत्रु के रूप में खड़ा होता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है कि उससे दूरी बना ली जाए या उसका सामना किया जाए। लेकिन चाणक्य की सोच बिल्कुल विपरीत थी। वह कहते थे कि यदि आप अपने शत्रु को सही मायनों में परास्त करना चाहते हैं, तो पहले उसे गहराई से समझिए। और यह तभी संभव है जब आप उसे एक मित्र की तरह जानने की कोशिश करें। यह नीति केवल सैन्य या राजनीतिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन, करियर और सामाजिक संबंधों में भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत या कमजोरी जानने के लिए जरूरी है कि आप उसके बहुत करीब जाएं। जब आप अपने शत्रु को मित्र की तरह समझते हैं, तो आप उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी योजनाएं और उसकी कमजोरियां बेहतर जान पाते हैं। इससे आपको न केवल उसकी चालों की जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि किस बिंदु पर वह कमजोर पड़ता है। अब एक ऐतिहासिक दृष्टांत को समझते हैं। जब चाणक्य ने नंद वंश के पतन की योजना बनाई, तो उन्होंने अपने विरोधियों को दूर से नहीं समझा। उन्होंने उनके दरबार में जाकर, उनके दरबारियों से मेलजोल बढ़ाकर और एक सामान्य ब्राह्मण के रूप में उनकी योजनाओं को जाना। उन्होंने हर व्यक्ति की सोच और स्वभाव को इतनी गहराई से समझा कि उन्हें पता चल गया कि नंद वंश के पतन के पीछे कौन सी दरारें काम कर सकती हैं। शत्रु को मित्र की तरह जानने का पहला नियम है भावनात्मक संतुलन। यदि आप शत्रु के प्रति घृणा पालते रहेंगे, तो आप उसकी गलतियों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। घृणा आपकी दृष्टि को भ्रमित करती है और आपको वह जानकारी नहीं दे सकती जो आप चाह रहे हैं। लेकिन जब आप मन से शांत रहते हैं और सामने वाले को एक अध्ययन के विषय की तरह देखते हैं, तो आप उसकी रणनीतियों की तह तक पहुंच सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संवाद और सुनना। कई बार हमें लगता है कि शत्रु से बात करना हमारी कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि संवाद सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने विरोधी से संवाद करते हैं, तो आप उसकी मानसिक स्थिति को समझते हैं। जब वह बोलता है, तो उसके शब्द उसकी मंशा को उजागर करते हैं। यदि आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, तो वह खुद आपको यह बता देगा कि वह अंदर से कितना मजबूत है या कमजोर। तीसरा पहलू है उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को जानना। हर व्यक्ति कुछ चाहता है, सम्मान, धन, शक्ति या सुरक्षा। यदि आप जान लें कि आपके शत्रु की सबसे बड़ी चाहत क्या है, तो आप उसे बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। यही चाणक्य ने किया। उन्होंने नंद वंश के महत्वाकांक्षी राजाओं और मंत्रियों की लालसाओं को पहचाना और उन्हीं लालसाओं का उपयोग करके उन्हें परास्त किया। अब इस नीति का आधुनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपके विरोध में खड़ा होता है, वह सहकर्मी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य या समाज में कोई प्रभावशाली व्यक्ति, तो आप यदि उससे लड़ाई लड़ने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, तो आप उसे मानसिक रूप से जीत सकते हैं। आप जान पाएंगे कि उसकी असली समस्या क्या है और कब वह सबसे कमजोर होता है। मान लीजिए एक कंपनी में दो कर्मचारी हैं। एक अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरा केवल ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसे नीचे गिराना चाहता है। यदि पहला कर्मचारी समझदारी से काम ले और अपने विरोधी की योजनाओं को जाने बिना उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे और उसकी योजनाओं को मित्रवत समझने की कोशिश करे, तो वह न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखेगा,
बल्कि अपने विरोधी की चालों को पलटने में भी सक्षम होगा। यह भी जानना जरूरी है कि शत्रु को मित्र की तरह जानना मतलब यह नहीं कि आप उसकी हर बात को मान लें या उससे कमजोर पड़ जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने निर्णयों में भावनाओं की बजाय बुद्धि को प्राथमिकता दें। जब आप भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, तो आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप बेहतर रणनीति बना सकते हैं। इस नीति का मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप अपने शत्रु के सामने मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो वह असहज हो जाता है। वह सोचता है कि आप उसे जितना कमजोर समझ रहे थे, आप उतने नहीं हैं। इससे उसकी रणनीति में असमंजस पैदा होता है और वह अपनी योजनाओं में लापरवाह हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब आप अपनी असली योजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। महाभारत में भी यह नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। श्री कृष्ण ने कौरवों की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह से समझा। उन्होंने संवाद किया, उनके भीतर की लालसाओं को पहचाना और फिर समय आने पर पांडवों को वही मार्ग दिखाया जिससे विजय संभव हो सके। कौरवों को जब तक यह समझ आया इस तब आसब में कि उनके विरोधी कितने मजबूत हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी व्यवहार से नहीं समझा जा सकता। जब तक आप किसी के भीतर नहीं झांकेंगे, तब तक आप उसकी असली ताकत या कमजोरी नहीं जान सकते। यही कारण है कि शत्रु को मित्र की तरह जानना आवश्यक है। यह कोई भावनात्मक कूटनीति नहीं, बल्कि एक गहन रणनीतिक समझ है। आपके व्यक्तिगत जीवन में यह नीति आपके आत्मसंयम और मानसिक मजबूती को बढ़ा सकती है। जब आप किसी विरोधी को देखकर उत्तेजित नहीं होते और शांति से उसकी बातों को समझते हैं, तो आप न केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, बल्कि जीवन के हर कठिन मोड़ को आसान बना सकते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति को परखने का सर्वोत्तम तरीका है। चाणक्य ने एक बार कहा था, यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारी बातें सुन रहा है, तो समझ लो वह हार की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि जब शत्रु आपकी बातों में रुचि लेने लगे, तब उसकी मानसिक एकाग्रता भंग हो चुकी होती है और वह न चाहते हुए भी आपके प्रभाव में आमाकनहरबई आने लगता है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में शत्रु को मित्र की तरह समझने का अभ्यास कर सकते हैं? क्या आप किसी भी स्थिति में अपने धैर्य और समझदारी से सामने वाले की मानसिकता को पढ़ सकते हैं? यदि हाँ, तो समझिए कि आप चाणक्य की सबसे गूढ़ नीति को अपनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि कभी किसी पर पूरा विश्वास मत करो, चाहे वह आपका निकटतम मित्र ही क्यों न हो। इस चाणक्य नीति की गहराई और व्यावहारिकता क्या है? कभी किसी पर पूरा विश्वास मत करो, चाहे वह आपका निकटतम मित्र ही क्यों न हो। चाणक्य नीति की सबसे विवादास्पद परंतु गहराई से विचार करने योग्य नीति यह है कि कभी किसी पर पूर्ण विश्वास मत करो, चाहे वह आपका सबसे निकटस्थ मित्र ही क्यों न हो। यह नीति सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ सत्य उतना ही तीव्र और सटीक है। मानव स्वभाव जटिल होता है और परिस्थितियों के अनुसार बदल भी सकता है। आज जो व्यक्ति आपका विश्वास पात्र है, वही कल को किसी परिस्थिति के कारण आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अंधा विश्वास विनाश का कारण बनता है। कई बार हम अपने सगे संबंधियों या वर्षों पुराने मित्रों पर इतना अधिक निर्भर हो जाते हैं कि हम अपने निर्णयों और योजनाओं में उन्हें पूरी तरह सम्मिलित कर लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां से धोखे की संभावना जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर, महाभारत में द्रौपदी ने अपने निकट संबंधियों पर विश्वास किया, लेकिन समय आने पर जब उसका चीरहरण हुआ, मौन थे। विश्वास के बदले उसे अपमान मिला। वहीं कर्ण ने दुर्योधन पर अंधा विश्वास किया, जिससे अंत में उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह नीति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत संबंध। एक व्यापारी यदि अपने कर्मचारी पर बिना जांच पड़ताल के पूर्ण विश्वास करता है, तो संभव है कि वह कर्मचारी उसी विश्वास का दुरुपयोग कर ले। इसी प्रकार एक राजा यदि अपने सेनापति पर अंधा विश्वास करता है, तो उसकी रणनीतियां शत्रु तक पहुंच सकती हैं। चाणक्य यह नहीं कहते कि हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखो, बल्कि वह यह सिखाते हैं कि विवेकपूर्ण विश्वास करो। विश्वास के साथ सतर्कता को जोड़ो। मित्र चाहे जितना भी निकट हो,
उसके सामने अपनी सारी योजनाएं और विचार न खोलो। यह संयम और रणनीति दोनों का परिचायक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पूर्ण विश्वास व्यक्ति को मानसिक रूप से निर्भर बना देता है। यह निर्भरता धीरे धीरे हमारी आत्मनिर्भरता को समाप्त कर देती है। जब हम निर्णय लेने की शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम अपनी दिशा खो देते हैं। इसीलिए चाणक्य यह नीति देते हैं कि स्वयं पर सबसे अधिक विश्वास रखो, दूसरों पर सीमित और सोच समझकर भरोसा करो। इस नीति का एक और पहलू यह भी है कि जो व्यक्ति आपके रहस्य जानता है, वह भविष्य में आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यदि वह कभी परिस्थितियों के वश में होकर आपके विरुद्ध होता है, तो वह आपके प्रत्येक निर्णय, कमजोरी और योजना से परिचित होता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखो और किसी पर इतना विश्वास न करो कि वह आपके जीवन का नियंत्रण पाले। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं जहां मित्र ही सबसे बड़े शत्रु बन गए। सीजर को उसके सबसे करीबी ब्रूटस ने मारा था। यही बात चाणक्य ने सैकड़ों वर्ष पहले समझाई थी। यह नीति कठोर लगती है, लेकिन जीवन में सुरक्षा और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का उद्देश्य किसी को अविश्वासी बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को यथार्थवादी बनाना था। वह चाहते थे कि व्यक्ति अपने विवेक से कार्य करे, भावनाओं में बहकर नहीं। जब आप सोच समझकर विश्वास करते हैं, तो आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। अतः जीवन में किसी पर भी पूर्ण रूप से निर्भर होना या हर राज साझा करना एक बड़ी भूल हो सकती है। अपनी शक्ति, योजना और भावनाओं को नियंत्रित रखना ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा होती है। चाणक्य की यह नीति हमें आत्मनिर्भर, सतर्क और रणनीतिक बनाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने मित्रों की भी परीक्षा लेता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णय स्वयं लेता है।